नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी और आज फिर एक बेहद अहम मुद्दा ये कई दिनों से चला आ रहा है, क्योंकि बैठकों और मंथन का दौर लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही हैं और ये बैठकें हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2.0 यानी कि पार्ट 2 सरकार बनने जा रही है और ऐसे में बीजेपी कहीं जल्दबाजी में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी रुक रुक कर, फूक फूक कर कदम रख रही है और वो अपने मंत्रिमंडल को इस तरीके से सजाना चाहती है, इस तरीके से रंगों में सराबोर करना चाहती है कि 2024 की होली जब आए तो उसमें भी सीधे सीधे बीजेपी लोकसभा चुनाव जीते। और ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर के अब मीटिंग चल रही है और 20 तारीख के बाद विधायक दल की बैठक होनी है और ऐसे में अमित शाह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे, लखनऊ आएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र बाजपेयी जी, आपका स्वागत है धर्मेंद्र बाजपेयी जी। साथ ही साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राशिद आरिफ भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगा धर्मेंद्र बाजपेयी जी का। धर्मेंद्र जी, बीजेपी कोई जल्दी में नजर नहीं आ रही है कि होली वाले दिन या होली के पहले या होली के एक दिन बाद वो शपथ ग्रहण ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी जो गोटियां हैं यानी मंत्रिमंडल में किसको मंत्री पद देना है, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको स्वतंत्र प्रभार देना है, किसको राज्य मंत्री देना है और कौन वो 3 चेहरे होंगे। हालांकि नाम चल रहे हैं, असीम अरुण का नाम चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा है, बेबी रानी मौर्य का नाम चल रहा है, साथ ही साथ AK शर्मा का नाम चल रहा है। क्या लग रहा है धर्मेंद्र बाजपेयी जी, क्या 2024 को देखते हुए मंत्रिमंडल सेट हो रहा है या वाकई में जहां जहां सीटें जीती है बीजेपी वहां पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, उनको मंत्री पद से नवाजा जाएगा? देखिए ओम जी, ये कोई जाहिर बात है कि जो रास्ता कसी रही या जो चुनाव पिछड़ा देखने में आया वो जग जाहिर है। काफी की लड़ाई रही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 7 चरणों के चुनाव में बीच में मध्य में कई जगह स्थितियां ऐसी आई जहां पर पल्ला अप और डाउन का लगा जी। समाजवादी पार्टी आगे लिखी, भारतीय जनता पार्टी आगे। अंततः जो परिणाम आए, परिणाम को देखते हुए जाहिर सी बात है जो नेताओं की मेहनत थी, जो रणनीति थी, अपनी रणनीति में सफल हुए। हाँ। और जिस हिसाब से आगे की रणनीति है, उनका बहुत प्लान है, यूपी की जो कैबिनेट होगी आगे भविष्य का जो 2024 का चुनाव है इनका लोकसभा का, हाँ। जैसा कि कहा जाता है कि ये सेमीफाइनल है जी, फाइनल 2024 है। 2024 के हिसाब से ही सारे समीकरण और जो बिताते हैं उनको देखते हुए चेहरे लाए जाएंगे और रणनीति तैयार करी जाएगी कि हर तरीके से जहां पर जिस आदमी का जितना वजूद रहा है और जिस आदमी को जिस बिरादरी से जितना उनको महत्व मिला है या दम को जितना उनको अहम भूमिका निभाई है या भविष्य में उनकी बिरादरी से और ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें उनसे मिल सकती हैं, उनको फायदा हो सकता है, उसको देखते हुए सारे जो राजनीतिक कवायद है और कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन है तो सारे समीकरण उसमें देखे जाएंगे और उसी को देखते हुए समीकरण में कैबिनेट जो उसमें उनको समीकरण को साधते हुए सही चेहरों का महत्व दिया जाएगा, उनको स्थान दिया जाएगा। ठीक है राशिद, आपका रुख करना चाहूंगा। राशिद, लखनऊ में क्या कुछ उठापटक चल रही है, क्या कुछ वहां पर नेता कह रहे हैं, क्या कुछ विधायक पहुंचते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आप पार्टी मुख्यालय भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या लग रहा है किन नामों पर मोहर लगेगी? जो नाम मैंने लिए क्या उप मुख्यमंत्री की रेस में वही आगे हैं और साथ ही साथ जो पुराने चेहरे थे, क्योंकि 11 जो थे मंत्री वो हार गए 2022 में, ऐसे में उनको जगह मिलना बेहद मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पे बीजेपी ने कह दिया है MLC तक का टिकट उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की तो 2024 के लिए वो जरूरी नजर आ रहा है। ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा जाएगा, मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, तो फिर क्या कोई ना कोई विधायक इस्तीफा देगा और वहां से वो चुनाव लड़के के सामने आगे आएंगे? राशिद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपको आवाज मिल रही है?
मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि राशिद का ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है, कृपया इसे ठीक करवाएं। धर्मेंद्र वाजपेयी जी का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, जो क्वेश्चन मेरा राशिद जी से था वही क्वेश्चन आपसे है। देखिए इसमें कि चेहरों को देखते हुए उनको तवज्जो, उनका स्थान और जिस हिसाब से जो 11 मंत्री जो चुनाव हारे हैं, हाँ। तो जाहिर की बात है उनको भी नाराज नहीं किया जाएगा। सारे समीकरण साधने हैं। भविष्य में 2024 का लोकसभा का चुनाव है। इन सबको देखते हुए दोनों संगठन और सरकार में तालमेल बनाने की कवायद की जा सकती है। और जो चुनाव हारे हैं उनको खासकर संगठन में इस्तेमाल किया जाएगा, और जिनकी अहम भूमिका रही है और जिनकी वजह से कहीं न कहीं दल के कद में इजाफा हुआ है या वोटर के उसमें इजाफा हुआ है और उनकी बिरादरी के उसे दल को ताकत मिली है, तो उनको जाहिर की बात है उनको लेकर के सरकार में उसी हिसाब से स्थान दिया जाएगा। हम बात करें जैसे कि आपने बेबी रानी मौर्य का एक बड़ा चेहरा है, और ये बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड से, आपको ध्यान होगा, उत्तराखंड की राज्यपाल रही है और उनको वहां से इस्तीफा दिला करके आगरा से चुनाव करवाया गया। तो ये भविष्य की उसी समय अकाला प्लानिंग के साथ पूरी काम हुआ था कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं दलित और जाटव बेसिकली जाटव चेहरा है। हाँ। मायावती के विकल्प के रूप में अगर देखा जाए जो जाटव बेसिकली जाटव बिरादरी से बिलोंग करती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस तरीके से जो अहम चेहरा है उनको मतलब डिप्टी सीएम के रूप में जितना कोई मतलब इसमें जो नहीं है सीएम के पद में इनको ठीक है। धर्मेंद्र जी, राशिद आपका रुख करना चाहूंगा। आपका हमसे संपर्क टूट गया था, एक बार फिर से संपर्क साधा है। आप ये बताइए राशिद कि जिस तरीके से 2024 को आगे रख करके अब बीजेपी यूपी में मंत्रिमंडल का गठन करेगी, उसमें क्या कुछ लखनऊ में चल रहा है, क्या कुछ नेताओं के विचार निकल करके आ रहे हैं, किसको मंत्रिमंडल में शामिल करने की होड़ मच रही है, और जो 11 मंत्री हार गए थे उनमें से कोई चेहरा नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहा है, ये बेहद अहम होगा। देखिए, जिस तरह से हमारी नेताओं से बात कर रहे हैं तो वो साफ तौर पर बात बता नहीं जाते, लेकिन आज आपको बता दें कि दिल्ली में जो मीटिंग बात करती थी और बहुत अहम मीटिंग मानी जा रही थी, मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री की जो उत्तर प्रदेश का गठन होना है मंत्रिमंडल का, उसको भी लेकर चल रही। लेकिन साथ साथ में कोई नेता को बताने को तैयार है, लेकिन आपको बता दें किस तरह का प्रयास लगाया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनका जो है डिप्टी सीएम बनाना निश्चित है, क्योंकि कहीं न कहीं 2024 का अभी सामने रख के भी खाका कहीं ना कहीं जाति समीकरण को बनाते हुए भी मंत्रिमंडल में लोगों को जगह मिलेगी। आपको बात बता दें बेबी रानी मौर्य उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी नाम चल रहा है और कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी ये मिलेगी, क्योंकि वो राज्यपाल का पद छोड़ के आई थी और उत्तर प्रदेश में आई है, तो उनको कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के या राजधानी लखनऊ में जो भी नेता थे वो इस समय दिल्ली में कहीं ना कहीं पुराने जो नेता है जो मंत्री रहे हैं उनका पता साफ होना है। इस बार जो है नए कुछ चेहरे सामने आएंगे, जैसे अदिति सिंह का है, अपर्णाजीत का है और कुछ प्रसाद है, और इसी तरह से कई चेहरे और भी सामने आ रहे हैं, जिससे जो नेता है वो दिल्ली के चक्कर लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। दिल्ली में ही ज्यादातर नेता है, लेकिन साफ बात कभी निकल के सामने नहीं है। ये सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि जो नए चेहरे हैं उनको ज्यादातर ऐसा, जैसे मान लीजिए बलिया के जो विधायक रहे सलमान त्रिपाठी जी, उनको जो है वो मुख्यमंत्री सलाहकार भी थे और विधायक बन के आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो ऐसे कई नाम है जो मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिलनी है, और कहीं ना कहीं पुराने जो लोग मंत्री थे तो कहीं ना कहीं उनको संगठन में लिया जाएगा। आपको बता दें इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी दिल्ली में ही मौजूद है, और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की रेस के लिए वो भी अपना नाम आगे रख रहे हैं। और निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है संजय निषाद, वो भी लगातार तो उनकी मंशा ये है कि उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि होली के बाद में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। लेकिन कयास में बहुत से नाम सामने निकल के आ रहे हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं कि रेस में हम भी है। अब देखिए इस बात की होती है कि योगी मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलती है। जी। ठीक है धर्मेंद्र जी हमारे साथ। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से वोटिंग
जो परसेंटेज है वो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, हालांकि सीटें भी बढ़ी हैं, बहुमत तक नहीं पहुंच सके, वो बात अलग है। 10% के आसपास लगभग उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। क्या जिस तरीके से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, इस बार समाजवादी पार्टी उससे अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो सकती है, जिस तरीके का परसेंटेज इस बार देखने को मिला विधानसभा चुनाव में? राजनीति में परिस्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिस हिसाब से परिणाम आए हैं, कोई दो राय नहीं, समाजवादी पार्टी ने 3 गुना बेहतर किया है। और बैलेट की हम बात करें तो आज ही अखिलेश यादव का ट्वीट है, करीब 304 सीटों से 51 पॉइंट समथिंग उनको वोट मिले हैं। तो देखिए, अब आगे भविष्य में क्या मुद्दे होंगे, किन रणनीतियों के तहत काम होंगे, सरकार को इस हिसाब से फ्रंट फुट पर आकर के सरकार को घेरते हैं और मुद्दों पे जन सरोकार से जुड़े हुए चीजों पर किस तरह से राय करते हैं, पब्लिक में अपने आप को किस तरह से कनेक्ट रखते हैं, जमीनी स्तर और बुनियादी मुद्दे पर किस तरह से विधानसभा और सदन के अंदर वो उन मुद्दों को रखते हैं, कितना मुखर होकर उनके लिए लड़ते हैं, ये सारी चीजें मायने रखेंगी। और ये जरूरी नहीं है कि जो हम पिछला आंकड़ा देखें और उनको आज का जो ग्राफ देखें, इसके आधार पे बहुत कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। सारी चीजें मौके और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, उस समय के हालात, उस समय के मुद्दे और इनका किस तरह से विधानसभा में और सदन में और सदन से लेकर के सड़कों पर इनका किस तरह से रवैया रहेगा जन सरोकार के मुद्दों में, ये देखने वाली बात होगी। इसी के आधार पर भविष्य का आकलन किया जा सकता है। ठीक है राशिद, 7 चरणों में वोटिंग हुई, आप लगातार विधानसभाओं का आपने दौरा किया, आप गए, लोगों से मिले, मतदान केंद्रों में गए, वहां जब आप लोगों से बात करते थे तो महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, व्यापारी गण सब अपने अलग अलग मुद्दे बता रहे थे। 2 फरवरी को पहली जनसभा उन्होंने की थी मायावती जी ने, बहुत देर से उन्होंने अपना प्रचार अभियान शुरू किया था। ऐसे में मायावती का जो वोटर था कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में शिफ्ट होता हुआ नजर आया। अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो वहां पर जाटों का जो वोटर था वो आरएलडी, जबकि गठबंधन में थी समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो इनको नहीं मिल सका, वहां अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। मायावती का सुपड़ा साफ हो गया, कुल मिलाकर के उनको सिर्फ 1 सीट मिली। कांग्रेस की बात कर ली जाए, कांग्रेस कह रही थी, प्रियंका गांधी कह रही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ठीक है, महिलाएं बाहर निकली, लेकिन वोट बीजेपी के खाते में, महिलाओं का जो वोट है वो भी बीजेपी के खाते में चला गया। तो कहीं ना कहीं अब मान लिया जाए कि राजनीति के नए आयाम अब लिखे जाने बाकी हैं, या राजनीति को अब अलग तरीके से यहां पर करने की जरूरत है, अलग तरीके की राजनीति करने की जरूरत है अन्य दलों के सामने, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से खेल रही है, फ्रंट फुट पे आके खेल रही है। देखिए ओम जी, आपको बताना चाहूंगा कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो एक अलग ही रूप में चुनाव हुआ। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने जो प्रियंका गांधी है वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की है। कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो या पेट्रोल डीजल महंगाई का मुद्दा, उन्होंने खूब उठाए। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से बाइपोलर चुनाव हो गया और समाजवादी और बीजेपी हो गया, तो इससे कहीं ना कहीं वोटरों में जो मतदाताओं में एक मैसेज चला गया कि कहीं ना कहीं देखिए, आपको बता दें बीएसपी की अगर बात की जाए तो बीएसपी ने पहले फेज के बाद में रैली की और मायावती बहुत ही देर में उन्होंने जिस तरह से जनसभाएं करती थी, एक्टिव रहती थी, इस बार वो एक्टिव नजर नहीं। तो कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति का जो वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया। और आपको बात बता दें, आरएलडी जो पश्चिम में बड़े बड़े दावे करती थी कि हम इतनी सीट पे आ रहे हैं, वहां से टुकड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई और उसके बाद में 3 कानून जो कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया और कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी भी उन्होंने दूर की। लेकिन एक चीज देखने को ये भी मिली 2022 चुनाव में कि जो मुद्दे की बातें तो हो रही थी, जैसे किसान की बात हो रही थी, उसके बाद में आवारा पशु जो थे वो एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे दिखाई नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समीकरण बनाते गए। देखिए, हिंदू मुस्लिम की जाति की बात हुई, लेकिन वोटर जो है खामोश बैठा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो इस चुनाव में ये भी देखने को मिला है कि जो बीएसपी का 12% वोट जो कम हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए
जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में बनी और समाजवादी पार्टी ठीक। बहुत ही अच्छा जिस तरह से मुद्दे उठा रहे बिल्कुल। और जिस तरह की जनसभाओं में, रेलियों में भीड़ दिख रही, ठीक बात। वो वोटों में हर चरण के हिसाब से एक अलग गोली तैयार थी, आपको कौन सी टैबलेट खिलानी है जनता को, वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, सबने अपने लिए एक टैबलेट तैयार कर रखी थी कि भाई पहले चरण में हम आएंगे, ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, दूसरे में आएंगे, फिर ध्रुवीकरण की बात करेंगे, तमंचावाद की बात होगी, आतंकवाद की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, जिन्ना का जिन निकल आएगा, फिर गन्ना निकल आएगा, फिर गर्मी निकल आएगी, फिर भर्ती निकल आएगी, फिर चर्बी भी उधेल दी जाएगी। और ऐसे में चुनाव होते हुए फिर बाद में अखिलेश जो है सॉफ्ट हिंदुत्व में आ जाते हैं। धर्मेंद्र जी, आप हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दी कश्मीर फाइल्स ये अभी 11 मार्च को रिलीज हुई है और देखिए इसी पिक्चर से कितना कुछ होने जा रहा है। ये एक समाज में नई पिक्चर बनती हुई चली जा रही है। फेसबुक ले लीजिए, आप व्हाट्सएप ले लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, लोगों का कंटेंट देख लीजिए, लोग क्या कुछ कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से हिंदुत्व और मुस्लिमों की बात की जा रही है वहां पर कि जो 19 जनवरी 1990 में हुआ था वो कैसे आगे हिंदुस्तान के उन क्षेत्रों में भी हो सकता है जहां पर अल्पसंख्यक जब बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो अभी से ही एक मैसेज देना शुरू हो गया है, ध्रुवीकरण की बात शुरू हो रही है। आगे अभी अभी 2 राज्यों में चुनाव होने हैं लगभग। बात कर लीजिए गुजरात की, उसका शंखनाद कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहुंच करके लंबा रोड शो करके। आगे अगले साल 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2024 है लोकसभा चुनाव। तो क्या माना जाए अभी से ही एक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई एक पिक्चर के थ्रू? उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो शुरुआती दौर में ही 80 और 20 का मायने समझाना और समझना दोनों बेहतर हो जाता है और सबको शायद अंदाजा होने लगा था कि चुनाव कहां पर जाकर के किस आधार से टिकेगा। और बात करें तो आज जो भी है देश की सियासत जमहूरियत में जिस हिसाब से व्यवस्था बन रही है, लोगों की सोच है, जो परसेप्शन बन रहा है, एक धर्म और आस्था को लेकर के बड़ा सेंटिमेंट्स है। लोगों की पल्स आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से जान रखी है, समझ रखी है और उन पर क्या करना है एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मेट खत्म नहीं होता, दूसरा उठा करके उस पर काम करने लगते हैं। तो बाकायदा पूरा उनका प्लानिंग है, रणनीति है और उस रणनीति में वो बाकायदा काम कर रहे हैं। आगे किस तरीके से उनको अपने मिशन पे और अपने टारगेट को देखना है और रिजल्ट ओरिएंटेड जो भी सब चीजों पे काम करना है वो अपने कर रहे हैं और अपने काम में सफल भी हैं। ठीक है, राशिद है हमारे साथ। राशिद, ध्रुवीकरण की बात तो ठीक है, चलिए असल मुद्दों पे आ जाते हैं। यानी कि माना जाए किसान कोई मुद्दा नहीं रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गन्ना भुगतान, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 1,57,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया है, चुनाव के दौरान भी वो कहते चले आए। साथ ही साथ वो ये भी कहते चले आए कि जो 30 चीनी मिल बंद थी वो भी उन्होंने ही चालू करवाई। 20 लगभग समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकाल में लगभग 30 चीनी मिलें बंद थी। ऐसे में दंगों की बात करते हुए चले आए। हां, लेकिन कानून मुद्दे पर उन्होंने जिस तरीके से बात की, महिला सुरक्षा की उन्होंने जिस तरीके से बात की, राशन का जिक्र किया, वो मुद्दे क्या आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे? और जिस तरीके से अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन अगर कल का जिक्र कर ले, बीते हुए कल का, तो 9.25 करोड़ की जो संपत्ति है वो खाली करा ली गई और कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर तो अभी से ही चलने लगा है। नहीं, देखिए हम जी आपको बता दें कि मुद्दे हमेशा रहते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है, जनता जब वोट डालती है तो मुद्दे कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। आपको बता दें जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के भुगतान का जो था और उसके बाद में 3 कानून जो लाए गए थे उसको लेकर एक बड़ा माहौल बना था। किसानों ने 1 साल धरना प्रदर्शन किया था, उसमें 700 किसानों की जान गई थी। आवारा पशु का मुद्दा था, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, रेलवे भर्ती का मामला था, सीटी परीक्षा का मामला था। कहीं ना कहीं
बेरोजगारी, महंगाई, हर तरह के मुद्दे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की रणनीति बनाई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बीजेपी का वोट अपनी तरफ ट्रांसफर किया, तो उससे एक बार फिर प्रचंड बहुमत बन गई। जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे दिख रहे थे, जमीन पे थे, जिस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार एक साल विरोध प्रदर्शन हुआ शिक्षा 69,000 शिक्षा भर्ती का। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब चुनाव आता है, वोट डालने का वक्त आता है, तो जनता मुद्दों को भूल जाती है और कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट होता है कि हम अगर समाजवादी पार्टी को लाते हैं तो फिर यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन ना बन जाए। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राशन बांटा, तो इसमें इसका भी एक बड़ा लाभ मिला जनता को। 2 साल तक फ्री राशन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया। उसके बाद में गैस सिलेंडर दिया। हालांकि गैस सिलेंडर सब्सिडी खत्म हो गई, वो गैस सिलेंडर 1,000 का मिलने लगा। लेकिन आपको बता दूं कि राशन का लाभ एक बहुत बड़ा लाभ था, जो घर की गृहस्थी बनाता है उससे कहीं ना कहीं। और दूसरी बात आपको बता दें, महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए, तो मैंने खुद बहुत से लोगों से बात किया, महिलाओं से बात किया, तो उन्होंने ये कहा कि पहले ये होता था कि अगर आप फोन करिए या पुलिस आती थी तो उस तरह से सुनवाई नहीं होती। लेकिन इस वक्त महिलाओं को लेकर पुलिस एकदम एक्टिव नजर आती है। तो इस वजह से महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत बनी उत्तर प्रदेश में। लेकिन चुनाव के वक्त मुद्दे वो गायब हो जाते हैं। जीवन जी ठीक है राशिद। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार, कांग्रेस का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में इस बार प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन जो परिणाम आए वो आपके भी सामने है। 2 सीटें मात्र, 403 में 2। एक दौर हुआ करता था, मंडल कमीशन जब तक लागू नहीं हुआ था। जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, कांग्रेस ने हमेशा ही अपना ग्राफ गिराते हुए चली आई, उसकी सियासी जमीन जो गिरती हुई चली आई। आज स्थिति यह है, सोनिया गांधी कहती हैं जो 5 स्टेट में चुनाव हारे हैं उनके अध्यक्ष इस्तीफा दें। अजय कुमार लल्लू दे देते हैं इस्तीफा, सिद्धू जी दे देते हैं इस्तीफा। आगे भी ये दौर चलता रहेगा। एक धड़ा जो बहुत वरिष्ठ है और वो विशिष्ट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बनाने में उसका अहम योगदान रहा है, वो निकल करके अब मुखर हो चला है। वो कह रहा है कि गांधी परिवार अब इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे और थोड़ा बाहर नजर आए, और जो वरिष्ठ हैं, दूसरे लोग हैं, उनको अब मौका दिया जाए, क्योंकि लगातार गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन गिरता ही चला जा रहा है। इसे क्या समझा जाए कि कांग्रेस को अब अपने अंदर झांकने की जरूरत है, या फिर गांधी परिवार ने जिस तरीके से प्रदर्शन, गांधी परिवार का जिस तरीके से नेतृत्व है उसमें प्रदर्शन का लगातार गिरना किस ओर संकेत दे रही है? देखिए अभी अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो ये भी एक कड़वा सच है कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस टाइटल काफी दे रहा है। मौजूदा समय की अगर बात करें, आने वाले भविष्य की राजनीतिक पड़ल को अगर हम देखें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पिछली लीग से हटकर बहुत से रिफॉर्म करने होंगे। अगर उसको व्यवस्था में रहना है, लड़ाई में रहना है, तो भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कल भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने का एक स्टेटमेंट सुनिए आप, उन्होंने सीधे सीधे अपने पार्टी के लोगों से कहा है कि सांसदों के बेटों को मैं टिकट नहीं, मेरी वजह से टिकट नहीं मिल पाई है। अगर वो ये बात है तो मैंने ये बात किया है, सवाल स्वीकार किया है। बड़ा मायने है इन शब्दों का, इस भाषा का। कांग्रेस को इससे सबक लेना होगा और भविष्य में जो परिवारवाद का ठप्पा लगा है उससे निकलना होगा, कुछ नया करना होगा। संगठन स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, दोनों पर बड़ी लड़ाई लड़नी है अगर उसको व्यवस्था में नहीं रहना है, वरना इतिहास होने में देर नहीं लगेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के बात यह, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा वाला बड़ा राज्य है, और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है 2024 का लोकसभा चुनाव है। मैं आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहूंगा राशिद, 20 तारीख के बाद विधायक दल की जो मीटिंग होनी है उसमें अमित शाह के अलावा और कौन दिल्ली से नेता आ सकता है? ये भी सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री मोदी को भी नेता दिया गया, लेकिन अमित शाह जो है वो मौजूद रहेंगे और हो सकता है कि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह मोदी आ सकते हैं, अनुराग ठाकुर होंगे और राधा मोहन सिंह होंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के वो होंगे। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो हो सकता है कि जो अन्य स्टेट है भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां से भी नेता आ सकते हैं। और
ये एक भय, देखिए एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से शपथ ग्रहण दोबारा लेने जा रही है और 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम को एक बड़ा करने की तैयारी में लगा है, भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और 11 स्टेडियम में प्रोग्राम को बिल्कुल भव्य शुभारंभ होगा उस कार्यक्रम का, शपथ ग्रहण होगी और जैसा कि कहा जा रहा है कोना स्टेडियम की बात की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने भी हैं और इतिहास बदला है। तो ये वाकई में जो कार्यक्रम होगा इसका शुभारंभ भी बहुत ही भव्य होगा और अंत भी बहुत ही भव्य होने वाला है। धर्मेंद्र वाजपेयी जी, आपका जुड़ने के लिए हमसे शुक्रिया और साथ ही साथ राशिद आपका भी शुक्रिया। तो अब 20 तारीख के बाद, होली के बाद जिस तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारियां हो सकती हैं, औपचारिक ऐलान हालांकि आज रात के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि आज दिल्ली में बैठक चल रही है। बैठक के दौरान क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं वो बेहद अहम है। जो लोग हैं उनके नामों की घोषणा होगी, मंत्रिमंडल में किसको जगह मिली है, कौन कौन उप मुख्यमंत्री होगा, यह बेहद अहम होगा। और आपको बता दें कि अब आने वाले दिनों की राजनीति विपक्षियों के लिए बहुत आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जो बीजेपी है वो फ्रंट फुट पे आके खेल रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।